हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। अब आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट क्यों कराते हैं। बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्टर है, एक्सरसाइज डिजाइन कर रहे हैं, एक्सरसाइज इंजीनियर है, फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब, डिजाइन या इंजीनियर करने से पहले आप किस बेसिस पे उस एक्सरसाइज को डिजाइन कर रहे हो उस पेशेंट के लिए। आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस लेवल तक आपको उस पेशेंट को एक्सरसाइज कराना है, कब रोकना है, कितना कराना है, किस लेवल का कराना है, उसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा, ये लेवल या फिर उसकी सीवियस रिस्पॉन्स कितना तक आना चाहिए कि उसको एडवर्स इफेक्ट्स या रिपरकशंस ना हो उस चीज के। उसे जानने के लिए हम करते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। मतलब कि कोई भी पेशेंट कितना एक्सरसाइज की एवरेज को या लिमिट को टॉलरेट कर पा रहा है, जिसके हिसाब से फिर हम आगे उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे। It is a non-invasive tool to evaluate CVS response to exercise under carefully controlled conditions। मतलब कि आप जो भी एक्सरसाइज या टेस्ट करवा रहे हो वो अंडर कंट्रोल्ड एग्जामिनेशन या एनवायरनमेंट होगा। आप पूरा उसको, उसके हार्ट रेट को या सारी चीजों को, वाइटल्स को एग्जामिन करते रहेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल्ड कंडीशन शुड बी मैंडेटरी। नाउ अब इसके अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल एंड साइकिल एर्गोमेट्री। ट्रेडमिल में करवा सकते हो, स्टेप टेस्ट करवा सकते हो, मतलब कि 6 मिनट वॉक टेस्ट, नॉर्मल वॉकिंग। साइकिल एर्गोमेट्री जो हैंड्स के लिए यूज होता है, इस मोड से आप ईटीटी करवा सकते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं ईटीटी के। दैट इज योर मैक्सिमल। मैक्सिमल मतलब कि देखो, मैक्सिमम और मैक्सिमल में क्या फर्क होता है? मैक्सिमम होता है एक सर्टेन अमाउंट, कितना मैक्सिमम जा सकता है, वो एक फिक्स नंबर है। लेकिन मैक्सिमल क्या होता है? मैक्सिमल मतलब कि मेरा, किसी भी एक इंडिविजुअल का मैक्सिमम कितना है। मतलब मेरे लिए मैक्सिमल कुछ और हो सकता है, किसी और एक्स पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है, और किसी वाई पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है। तो मैक्सिमल इज फॉर दैट सर्टेन पर्सन और पेशेंट, राइट। तो मैक्सिमल ईटीटी, इसके लिए हम कार्बोनल्स फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे हम HR मैक्स मतलब कि मैक्सिमल हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमल हार्ट रेट तक हमको पेशेंट को एक्सरसाइज कराना है। मतलब कि अगर उसका रेस्टिंग हार्ट रेट लेट अस सपोज कि 72 बीट पर मिनट है, तो हम उसका मैक्सिमल हार्ट रेट, जो कि इस फॉर्मूला के थ्रू आएगा, मतलब मान लीजिए कि हमारे पेशेंट की एज है 20 ईयर्स, ठीक है, तो 220 माइनस एज हमारा फॉर्मूला है, तो 220 माइनस 20 इज व्हाट? 200। तो हम क्या 200 बीट्स पर मिनट तक की सीवीएस रिस्पॉन्स तक या हार्ट रेट तक उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब 72 है तो मैं 200 तक उसको एक्सरसाइज करा सकती हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है? टर्मिनेट करना। ये मैक्सिमल में होता है। सब मैक्सिमल में हम मैक्सिमल से कम पर लेके जाते हैं, कम तक करवाते हैं। ठीक है, कितना तक करवाएंगे? जनरली आप क्या करोगे? आप 60% ऑफ योर मैक्सिमल हार्ट रेट से शुरू करते हो एंड यू रीच अप टू द 80% ऑफ योर मैक्सिमल हार्ट रेट। ठीक है, जिसको कि हम टारगेट हार्ट रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस, मतलब कि आपने एक मिनिमम से शुरू किया या मिनिमल से शुरू किया और उसके बाद आप प्रोग्रेसिवली उसको इंक्रीज करते जा रहे हो और फिर टर्मिनेट कर दे रहे हो टेस्ट को। कंटिन्यूअसली चल रहा है वो टेस्ट और एंड हो रहा है, दैट इज योर कंटिन्यूअस। एंड डिसकंटिन्यूअस इज कि आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, एक्सरसाइज पीरियड है या बर्स्ट है, फिर उसके बाद रेस्ट पीरियड है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद रेस्ट है। ठीक है, सो दैट इज योर डिसकंटिन्यूअस टाइप। अब ये तो मोड्स और टाइप्स हो गए। टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशंस, हमारे पास क्या क्या चीजें, इक्विपमेंट्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले होने चाहिए टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले। दैट इज कि आपका ट्रेडमिल जिस पे आप वॉक करा रहे हो, या फिर अगर आप स्टेप टेस्ट भी करा रहे हो तो पैरेलल बार्स के बीच में करवाओगे। ठीक है, तो ट्रेडमिल के ऊपर फ्रंट और साइड रेल्स होने चाहिए, ताकि अगर किसी भी पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वो यहाँ पर ले पाए। नेक्स्ट इज कि डिफिब्रिलेटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक की सिम्टम्स आते हैं या फिर हार्ट बीट रुकती है, तो आप क्या करोगे? डिफिब्रिलेटर इंपोर्ट करोगे उसी टाइम पर। ठीक है, कार्डियक रिससिटेशन इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। कोई भी अगर फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी मेडिकल अथॉरिटी करवा रही है या कोई भी इंसान करवा रहा है तो उसको CPR देना आना चाहिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके पास कार्डियक ड्रग्स की रेंज वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, एक पूरी मेडिसिनल किट। पेशेंट प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट कर देना है कि टेस्ट से 2 घंटे पहले से वो ना ही कुछ खाएंगे ना पिएंगे, मतलब कि नो ईटिंग नो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है,
उसकी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू कर लेंगे एक बार, उसका ईसीजी करा लेंगे, इकोकार्डियोग्राम करा लेंगे, उसकी स्किन की प्रिपरेशन करेंगे। अब स्किन की प्रिपरेशन में क्या आता है, कॉटन स्वैब लेके या फिर जो सैनिटाइजर स्वैब होते हैं उनसे आप क्या करोगे, पेशेंट की स्किन को साफ करोगे। उससे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को बताओगे कि ईसीजी की प्लेसमेंट जहां जहां पर भी होनी है उस एरिया को वो रेजर से शेव कर लेगा। उसके बाद अच्छे से उसको क्लीन करके सैनिटाइज करके फिर आप इसी इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करोगे जेल लगा करके। इलेक्ट्रोड जो आप यूज करेंगे कोशिश करिए कि डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड्स हो, एक पेशेंट के लिए एक ही इलेक्ट्रोड यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाता है एमईटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसका, या इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनोलॉजिस में याद रखने के लिए। एमईटी इज व्हाट, योर मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, ठीक है। मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट क्या होता है कि इतना एमईटी या मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट की जरूरत होती है हमें कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि वॉकिंग के लिए, नॉर्मल वॉकिंग के लिए, रेस्टिंग के लिए हमको क्या 1 एमईटी की जरूरत है, या फिर जॉगिंग के लिए हमको 3 एमईटी की जरूरत है। एथलीट्स का एमईटी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोसीजर में हमको प्रोसीजर समझाना है पेशेंट को, ठीक है। आप पेशेंट से रैपो बिल्ड करेंगे, उसके बाद आप पेशेंट को समझाएंगे कि आप उनके साथ क्या करने वाले हैं, या टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, उनसे क्या चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा एक क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ताकि पेशेंट को कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद आप उसका बीपी या वाइटल्स जितने भी है सारे के सारे पहले प्री टेस्ट मेजर करेंगे। थ्रू आउट द टेस्ट तो आपको मेजर करना ही है, लेकिन एक बार प्री टेस्ट सारे वाइटल्स मेजर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करेंगे आप, ईसीजी का जितना भी है, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि ईसीजी की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होती है। उसके बाद आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। एक्सरसाइज परफॉर्म करते करते आप कंटिन्यूअसली थ्रू आउट उसका ईसीजी मॉनिटर करते रहेंगे, वाइटल्स मॉनिटर करते रहेंगे। पेशेंट को विजुअली देख करके ऑब्जर्व करेंगे, उसका एप्रीहेंशन चेक करेंगे, ठीक है। फटीग के साइंस चेक करेंगे, उससे भी वर्बली पूछते रहेंगे कि हाँ उनको कितना फटीग लग रहा है, हो रहा है। अब वर्बली पूछने के लिए क्या होता है, हम एक टेस्ट का यूज करते हैं या स्केल का यूज करते हैं, दैट इज योर बॉर्ग स्केल फॉर रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। परसीव्ड एक्सर्शन मतलब कि कितनी थकावट पेशेंट को फील हो रही है, उसको कितना एक्सर्शन लग रहा है, उसकी रेटिंग के लिए एक बॉक्स स्केल होता है जो कि पेशेंट एडमिनिस्टर्ड है, सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट। तो इसमें क्या चीज है, इसकी रेटिंग आप नोट डाउन करेंगे कि पेशेंट को कितनी थकावट हो रही है। हर 2-2 या 1-1 मिनट के बाद आप पूछेंगे, ठीक है। जिसमें कि 6 से लेकर 20 तक की रेटिंग होती है। 6 to 7 इट्स वेरी वेरी लाइट, वेरी लाइट 8 to 9 फेयरली लाइट, 10 to 11, ठीक है, 12 to 13 इज समवट हार्ड, 14 to 15 इज हार्ड, 16 to 17 इज वेरी हार्ड, एंड देन वेरी वेरी हार्ड। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे 12 से, ठीक है, समवट हार्ड से। आपको कहाँ तक लाना होता है पेशेंट को, कम से कम 16 तक, वेरी हार्ड तक आपको करवाना है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा और अच्छा इंड्योरेंस चाहता है पेशेंट, या फिर एथलीट है, या फिर उसके एक्टिविटीज ज्यादा अच्छी हैं, तो फिर आप क्या करोगे, वेरी हार्ड तक उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन आपको पहले उसको 16 तक लेकर के आना है, ठीक है। अब कौन कौन से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ईटीडी के लिए, तो सबसे कॉमन है ब्रूस। ब्रूस प्रोटोकॉल का यूज हुआ जाता है। ब्रूस प्रोटोकॉल में आपकी ट्रेडमिल की इंक्लिनेशन, रेस्टिंग पीरियड, कितने टाइम पर कराना है, कितनी इंटेंसिटी के साथ करवाना है, कितने टाइम्स एक्सरसाइज करवानी है, वो सारी चीजें उस प्रोटोकॉल में मेंशन्ड है। तो आप इसको देख सकते हैं खोल करके। इसके अलावा बाल्कवेयर, एल्स्टेड और मैकहेनरी, इसके अलावा एक नॉर्टन प्रोटोकॉल भी होता है, इन सब का यूज करते हैं हम ईटीटी के एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ अबाउट द ईसीजी प्लेसमेंट। 10 इलेक्ट्रोड्स प्लेस होती है 12 लीड ईसीजी प्लेसमेंट में। वो 10 इलेक्ट्रोड्स कहाँ कहाँ प्लेस होंगी, पहले तो 4 अलग से रख लीजिए। 4 इलेक्ट्रोड्स कहाँ कहाँ लगेंगी, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग और लेफ्ट लेग में, तो ये 4 वहां पे लगती हैं। फिर जो चेस्ट लीड्स लगती हैं, वो बची हुई 6 लीड्स चेस्ट में लगती हैं, दैट इज योर V1, जो कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगेगी, ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगती है राइट साइड, सिर्फ यही चेस्ट लीड जो है वो राइट साइड में लगेगी, बाकी सब लेफ्ट साइड में लगेगी। बाकी की V2 सेम 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड लगेगी। V3 लगेगी आपकी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। अब V3 के बाद पहले आते हैं हम V5 पे। V5 लगेगी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ही, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर, ओके।
एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपकी लगेगी V5 और V3 और V5 के बीच में आपकी लगती है V4। तो इसका डेफिनेटिव प्लेसमेंट नहीं है बट रिलेटिव है, V3 और V5 के बीच में V4 प्लेस करेंगे आप। अब बची हुई क्या V6 कहाँ लगेगी आपकी मिड एक्सिलरी लाइन में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगती है V6। तो ये हमारी चेस्ट लीड्स प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। V1 राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V2 लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V3 लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, जस्ट हमारा स्टर्नम के बाजू में, एडजेसेंट टू द स्टर्नम। फिर उसके बाद आता है हमारा V5 विच इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, V4 somewhere in between the V3 and V5, V6 is your fifth intercostal space mid axillary line. Okay, so these are the electrode placements. Now अब टेस्ट हो गया, प्रोसीजर हो गया, टेस्ट एग्जीक्यूट कर लिया, लीड्स प्लेस कर ली, लेकिन हमको टेस्ट को रोकना कब है, ये चीज कैसे पता चलेगी? ठीक है, इसके लिए दो चीजें, दो तरह के इंडिकेशंस होते हैं या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ले लो, एक तो एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब ये चीजें हैं तो इमीडिएटली टेस्ट को बंद कर दो, अब नहीं होगा। रिलेटिव दैट इज कि अगर हाँ ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा वेट करिए, देखिए अगर सुधर जाते हैं तो दोबारा से करा सकते हैं, राइट। अब एब्सोल्यूट इंडिकेशंस फॉर टेस्ट टर्मिनेशन में क्या आता है? पहला तो ईसीजी में अगर आपको एसटी सेगमेंट 0.1 mm से ज्यादा एलिवेटेड दिख रहा है, आ रहा है, तो आप उसी टाइम बंद कर देंगे। ठीक है, अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 10 mm से ज्यादा गिर रहा है तो भी आप बंद कर देते हैं। अगर लेकिन इसका भी ये है कि अगर बाकी के एंजाइना के या इस्कीमिया के साइन साथ में आपको दिख रहे हैं तब। ठीक है, मॉडरेट टू सेवियर एंजाइना दिख रहा है, अगर एंजाइना इज चेस्ट पेन, तो एंजाइना अगर दिख रहा है तो डिजीनेस सिंकोपी के साइंस आ रहे हैं, साइनसिस या फिर क्या कहते हैं लो वेंटिकुल रेस्पिरेशन के या लो वेंटिलेशन के साइंस आ रहे हैं, लो परफ्यूजन के साइंस आ रहे हैं, तब भी आप बंद कर देंगे। सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर हो रहा है बहुत ज्यादा और क्रॉनिक मतलब सस्टेन्ड हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, टैकीकार्डिया में ही चल रहा है, तो भी आप बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, अब रिलेटिव में क्या क्या हो सकता है कि एसटी डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आपकी 2 mm से ज्यादा है तो आप रोक देंगे वहां पर थोड़ी देर के लिए। चेस्ट पेन अगर हल्का सा बढ़ रहा है तो रोक देंगे। ठीक है, अब चेस्ट पेन और एंजाइना में क्या फर्क है कि चेस्ट पेन किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन जो कार्डियक ओरिजिन का पेन है हार्ट की वजह से, दैट इज और एंजाइना। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना के भी आगे बहुत अलग से टाइप्स होते हैं। नाउ फटीग आ रहा है पेशेंट को, डिस्निया हो रहा है, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाई ब्रीदिंग हो रही है, फिर उसके बाद वीज कर रहा है, वो वीजिंग मतलब कि वेंटिलेशन उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है इसीलिए वो वीजिंग कर रहा है, बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं उसको लेग्स में, क्लॉडिकेशन हो रही है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन हो रही है, एरिथमिया डिसरिथमिया हो रहा है, इंक्रीज्ड हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स अगर आ रहा है, मतलब बीपी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है, तब अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक विच इज अ कार्डियक ब्लॉक, एवी ब्लॉक है, अगर वो डेवलप हो रहा है तो भी आप रोक देंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंडिकेशंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईटीटी। नाउ द रिकवरी आफ्टर द टेस्ट, मतलब कि पोस्ट टेस्ट आप क्या केयर कर रहे हो पेशेंट की। तो टेस्ट हो जाने के एटलीस्ट 5 मिनट बाद तक या एक्सरसाइज हो जाने के एटलीस्ट 5 मिनट बाद तक आप पेशेंट को मॉनिटर करते रहोगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि टेस्ट होने के या एक्सरसाइज करने के बाद, मतलब एक्सरसाइज के ड्यूरिंग आपको कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हो, लेकिन उसके बाद सिम्टम्स अपीयर हो जाएं, तो आप 5 मिनट बाद तक कम से कम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, रिकवरी पीरियड जो होता है वो एसटी सेगमेंट के एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल माना गया है। इसी तरह से कूल डाउन के लिए आप नॉर्मल वॉक भी करवा सकते हो पेशेंट को, साथ ही साथ प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, एक कूल ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करेंगे पेशेंट को, उनको उसके बाद बिठाएंगे नॉर्मल। ठीक है, रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं, दैट इज योर ब्रैडीअरिथमियास, टैकीअरिथमियास। ब्रैडीअरिथमिया मतलब कि कम हो जाना हार्ट रेट का, और टैकी मतलब कि बढ़ जाना। ठीक है, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, कार्डियक फेलियर भी आ सकता है, उस टाइम पर हार्ट अटैक भी आ सकता है पेशेंट को, बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन की वजह से शॉक भी आ सकता है, सिंकोपी भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की बहुत ज्यादा सीवियर और रेयर केसेस में
लेकिन हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे। पीछे जो हमने पढ़े, देवर इंडिकेशंस टू टर्मिनेट द टेस्ट, मतलब कि टेस्ट हम करवा रहे हैं पर टेस्ट को रोकना कब है, किस टाइम पर बंद करना है, उसके लिए इंडिकेशन। ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कि आपको कब टेस्ट एडमिनिस्टर ही नहीं करना है। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। सिमिलरली अब किस किस केस में एब्सोल्युटली बिल्कुल आप नहीं करवाएंगे, दैट इज योर कि विद इन 2 days, मतलब कि अभी 2 दिन पहले ही पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, हार्ट अटैक आया था, और उसके जस्ट बाद आप नहीं करवाओगे। अगर डीवीटी के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं करवाओगे। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यदि आपको लग रहा है नहीं करवाओगे, थ्रोम्बोसिस में नहीं कराओगे, सेम वे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नहीं करवाएंगे। अगर हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर जो हुआ था वो डिकम्पेंसेटेड है अभी, मतलब कि फिजियोलॉजिकली कंपेंसेट नहीं हुआ है, तो उस केस में भी आप नहीं करवाएंगे। एक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, अगर इन्फ्लेमेशन है हार्ट में, या फिर पेरिकार्डाइटिस भी यदि है, तो भी आप नहीं करवाओगे। ठीक है, अनकंट्रोल्ड एरिथमिया या डिसरिथमिया है तो भी आप नहीं कराएंगे। एंजाइना के 2 टाइप्स होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में आप रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के साथ करा सकते हैं, लेकिन अगर अनस्टेबल एंजाइना है तो फिर आप उसको नहीं करवाएंगे। ठीक है, रिलेटिव में क्या आ जाते हैं, रिलेटिव में आता है आपका मेन कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस या फिर एओर्टिक स्टेनोसिस, अगर है तो भी आप नहीं करवाएंगे। टैकीरिथमिया है अगर, तो भी नहीं कराएंगे, मतलब कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा आ रही है तो भी आप वेट करोगे, उसके बाद देखोगे। ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या कार्डियक ब्लॉक है तो भी वो भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। साथ ही साथ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी अगर है तो भी आप नहीं करवाएंगे, या हाइपरट्रॉफी अगर है वेंट्रिकल की तो भी आप नहीं करवाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर रिसेंटली पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है या ट्रांजिट इस्केमिक अटैक हुआ है, उस केस में भी आप उसको नहीं करवाते। तो ये हो गया हमारा ईटीटी कंप्लीट। इसी के साथ हमारी सारी की सारी टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके हैं। टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर होता है ये भी आप समझ चुके हैं हो, और कब कब करवाएंगे ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।